Okay, good morning everyone. I hope you Good all can morning, hear sir. my voice. Good morning, sir. Yes, sir. Okay, चलिए सब लोग आ गए स्क्रीन की तरफ. So, have a look. हम लोग ने लास्ट टाइम पे इस चैप्टर का बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे. हम लोग हैं चैप्टर पे जिसका नाम है इंपोर्ट प्रोसीजर. सब्जेक्ट टू दिस, ये देखो ये सब हमने पढ़ चुके हैं लास्ट पार्ट में, लास्ट लेक्चर में. आई होप आपने रिवाइज भी किया हो. अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे. हम लोग ने ये वाला पार्ट पढ़ा था क्या? सेक्शन 19 पढ़ा था क्या? No, sir. नहीं, सर. नहीं ना, ठीक No, है. sir. तो क्या हो गया? हम्म, मेरा पेन क्यों काम नहीं कर रहा है इसके अंदर? तो पब्लिक इतना लेट तक आता है कि ओके, अभी तक लोग आ रहे हैं. मैं कल से लेना बंद कर दूंगा इसलिए इतनी लेट है. इनिशियली 5 मिनट में आए तो आए बस. क्या फुल लेक्चर किसी का वेट करने आ क्या पढ़ाने के पहले? ओके, वी आर लर्निंग सेक्शन नंबर 19, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड चार्जिंग ऑफ ड्यूटी गुड्स इन सेट. कई बार गुड्स होते हैं जो सेट में आते हैं. अब सेट से यहाँ पे क्या मीनिंग है अपना? पार्ट्स एंड एसेसरीज या फिर अदर देन पार्ट्स एंड एसेसरीज. These parts and accessories are chargeable to duty at the same rate as the main article if these are imported along with the articles. The officer is satisfied that the parts and accessories are compulsorily supplied with the article. For example, क्या आपने कभी कोई टीवी का रिमोट परचेस किया टीवी का? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, ये रिमोट के Yes, अंदर, हाँ, सर. ये रिमोट के अंदर जो बैटरीज लगी हुई आती हैं, ये बैटरीज सेल के साथ में आती है या आपको अलग से खरीदनी पड़ती है हर बार? अलग से लेनी पड़ती है। एक बार सेल के साथ में आती है फिर अलग लेनी पड़ती फर्स्ट है। टाइम तो साथ में आती है ना यार, अलग से वालों. हाँ सर। ओके, सो अब देखो, जब वो साथ में आती है तो हम लोग पूरा मिला के रिमोट बोलते हैं उसको. उस केस में सपोज करो कि जो रिमोट है उस पे जीएसटी रेट कुछ और है, और जो बैटरीज है उस पे कोई, सॉरी, रिमोट पे कोई और कस्टम ड्यूटी का रेट है और बैटरीज पे अलग कस्टम ड्यूटी का रेट है. क्या डिपार्टमेंट बोल सकता है हम रिमोट और इसके बैटरी का अलग अलग कस्टम चार्ज करेंगे? नो. कब नहीं बोल सकता? No, जब sir. वो साथ में एसेंशियली नेचुरल बंडल है. अब ये तो बहुत नेचुरल है ना कि एक साथ में आ रहा है दोनों चीजें. लेकिन कब डिपार्टमेंट बोल सकता है कि वो अलग अलग आ रहा है? जैसे एग्जांपल समझो, रिमोट के अलावा आपने अलग से सामने वाले को बोला है कि मुझे एक पैकेट सेल का दे दे. क्या एक पैकेट सेल का भी साथ में नेचुरली आता है रिमोट के पूरा पैकेट?
No, sir. No, sir. No, तो जो sir. वो नेचुरली बंडल होके नहीं आता उसमें हम लगाते हैं, ठीक है, तो अलग से क्या मंगाया सेल ना, उसका अलग कस्टम चार्ज करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ये देखो, these are imported along with the article. The officer is satisfied that parts and accessories are compulsory supplied with the article. Set comprise more than one article. तो आर्टिकल, डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल, भाई जो जो अलग अलग मंगाया सब पे चार्ज करेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट। चार्जेबल टू ड्यूटी एट द हाईएस्ट रेट, ये सेम आपका मिक्स सप्लाई था ना जीएसटी में, कुछ उस तरह का है। एडिशनल क्या है, एक्सेस क्वांटिटी इज चार्जेबल टू ड्यूटी एज इफ इट हैज बीन इंपोर्टेड एज एन आर्टिकल। सिंपल सी कहानी है ना, कोई चीज़ है, सपोज करो एक बॉक्स है जिसमें एक्स वाई जेड तीन तरह की चीज़ मिलके, तीन पार्ट्स मिलके एक आर्टिकल बनता है। अब आपने क्या किया, ये एक आर्टिकल तो मंगा लिया और साथ में एक्स वाई और जेड एक एक मंगाना चाहिए था, आपने जेड 4 मंगा लिया। इसका मतलब क्या है, जो आपने 3 एक्स्ट्रा मंगाया है ना, उस पर हम लोग सेपरेट चार्ज करेंगे, एक बॉक्स का रेट मिला के चार्ज नहीं करेंगे। तो था ये सिंपल सी बात। मूविंग फर्दर, री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब देखो यहाँ देखते हैं री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। चलो कौन पढ़ रहा है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना बेकार है, श्वेता ही पढ़ती है हर बार। चल श्वेता पढ़। In case of the goods have been imported into India after export therefrom, first, they shall be liable to such duties as the goods of like kind and value are liable, and second, they shall be subject to such restrictions and the conditions as apply to like goods of the same kind and value. पढ़ो आगे पढ़। Condition first. Goods exported under claim of backward or under down without payment of duty or under claim for rebate and re-import within the 3 years for extended period if any, without being remanufactured, reprocessed, imported importer will be liable pay customs duties equal to the amount of benefit available on accounts of duty, backward and IGST concession, rebate when the goods were exported. देखो यहाँ ध्यान से सुनो, तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। री इम्पोर्ट मतलब क्या है, शायद हमने कोई गुड्स पहले एक्सपोर्ट किया होगा, शायद हमने गुड्स को बाहर भेजा होगा, फिर हमने उन गुड्स को वापस इंडिया में लेके आ गए, तो हमें क्या कहते हैं, हम उसको हमने री इम्पोर्ट कर दिया। तो इन केस ऑफ गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन देयर फ्रॉम, देखो आफ्टर एक्सपोर्टेशन क्या किया हमने, वापस इंपोर्ट कर दिया। दे शैल बी लायबल टू सच ड्यूटी एज द गुड्स ऑफ लाइक एंड kind and value are liable, and they shall be subject to such restriction and condition as apply to like goods of the same kind। देखो सिंपल सी कहानी है ना, जब आपने एक्सपोर्ट किया होगा, तो जैसे कि आपने बात किया था, एक्सपोर्ट में बहुत सारे एग्जेम्पशंस, बहुत सारी छूट मिलती है। एक्सपोर्ट में सब छूट के मजे ले लिए और आपने वो सामान को फिर से इंपोर्ट कर दिया, तो क्या डिपार्टमेंट अब आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं जान दो, अपना ही गुड्स वापस आया, तो कस्टम माफ कर देगा क्या डिपार्टमेंट? No, sir. नहीं, वो तो क्या No, बोलेगा, sir. दे शैल बी लाइबल टू सच ड्यूटी एज द गुड्स ऑफ लाइक एंड वैल्यू ऑफ आर लाइबल। भाई उस तरह के दूसरे गुड्स पे जो चार्ज लगता है वो तुमको भी चार्ज करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ पे थोड़े सहूलियत है, थोड़ी सी माफी है। देखो वो क्या, कंडीशन 1 क्या है, गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम ऑफ ड्रॉबैक or under bond without payment of duty or under claim for rebate and re-imported within 3 years or extended period if any without being remanufactured, reprocessed. Importer will be liable to pay custom duties equal to the amount of benefit availed on account of duty drawback and IGST concession
और रिबेट व्हेन द गुड्स वर एक्सपोर्टेड। देखो ये कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से सुनना। हमने क्या किया ना, हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया। अब ये जो यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है ये हमने जीएसटी में सीख चुके हैं। देखो अंडर बॉन्ड मतलब क्या था, याद है अपने सीखा था एलयूटी। वहाँ हुआ करता था कि हम लोग जब एसईजेड में या कहीं बाहर माल बेचते हैं तो हम लोग अंडर एलयूटी भी बेच सकते हैं, बिना उसके भी बेच सकते हैं। अब नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। इन शॉर्ट यहाँ की सिंपल कहानी क्या है, आपने एक्सपोर्ट करते समय जो भी बेनिफिट उठाया था वो उठा के आपने क्या किया, माल एक्सपोर्ट किया और वापस इंपोर्ट कितने टाइम में किया, 3 साल में इंपोर्ट कर लिया। अगर आपने 3 साल में वापस इंपोर्ट कर लिया है और वो गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट किए थे उस पर वहां दूसरे देश में कोई वापस से नया मैन्युफैक्चरिंग या नया रिप्रोसेसिंग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, जैसा गया वैसा आया। ये मूल मंत्र है, जैसा गया वैसा ही वापस आना चाहिए, कुछ नया बन के नहीं आना चाहिए वहां से, और 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। उस केस में आपसे कितना कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे डिपार्टमेंट, इंग्लिश में लिखा है, इसमें इसका हिंदी मतलब क्या है, जितना आपने एक्सपोर्ट करते वक्त मजे, मजे का मतलब यहाँ पे क्या है, बेनिफिट लिए उतना ही कस्टम चार्ज करेंगे। समझाइए ये, फर्ज करो एग्जाम्पल 100 रुपए का आर्टिकल था, अब वो जो 100 रुपए का आर्टिकल था वो आपने वहां पे भेजा 3, और समझो जब भेजा ना तो आपको यहाँ पे 5 रुपए का ड्रॉबैक मिला था, 5 रुपए का बेनिफिट हुआ था। अब आपने वही आर्टिकल वापस मंगा लिया 3 साल के अंदर इंडिया में बिना कोई चेंजेस के, तो क्या होगा, वो जो 5 आपने तब फायदा लिया था ना वही 5 आज क्या भरना पड़ेगा आपको, कस्टम भरना पड़ेगा। ये लेकिन तुरंत एक क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सर अगर 3 साल बाद हमने वापस इंपोर्ट किया तो क्या होगा, 3 साल बाद इंपोर्ट किया तो कोई इस तरह का अच्छा खासा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब नॉर्मल कस्टम रूल अप्लाई हो जाएंगे। हो सकता है नॉर्मल कस्टम रूल में इस तरह का आर्टिकल जब इंपोर्ट होता है ना तो 100 रुपए के पीछे सपोज करो हो सकता है कि 20 रुपए का कस्टम लगता हो, तो फिर आपको 20 रुपए का कस्टम देना पड़ेगा, 3 साल बाद किया तो। समझा कि नहीं। हाँ सर समझा। अब ये जो यहाँ 3 साल लिखा है ना, कभी कभी कस्टम ऑफिसर आपका टाइम बढ़ा देते हैं, हो सकता है आप किसी वजह से 3 साल में नहीं वापस ले पाए, तो क्या लिखा है यहाँ पे, और एक्सटेंडेड पीरियड इफ एनी, अगर डिपार्टमेंट एक्सटेंड किया है तो उतने साल तक भी लाए तो चलेगा। आगे देखो, goods exported for repairs abroad and re-imported by the same person within 3 years or extended period if any without being remanufactured or reprocessed। देखो यहाँ पे भी फंडा सिंपल है। समझो अपनी श्वेता है, इसका काम क्या है पता है, इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना ऑफ बिग मशीन। ये जो श्वेता बड़ी बड़ी मशीन बनाती है ना, इसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। अब श्वेता ने मशीन एक्सपोर्ट कर दिया, अब तुम्हें पता ही है ना, एक छोटा सा टीवी होता है उसका भी अपने को वारंटी देना पड़ता है, इतना बड़ा मशीन है, श्वेता को भी तो एक्सपोर्ट का वारंटी देना पड़ेगा मशीन का। तो श्वेता ने जिसको बेचा उसको क्या बोला, जा 2 साल तक का वारंटी है, कुछ हुआ तो मेरे को बोलना, मैं फ्री में रिपेयर कर नहीं दूंगी। वार्ड कौन है, युवराज सिंह, युवराज बाग, बंद रख सॉरी तेरा सर। माइक। हाँ ओके। सो अब श्वेता ने तो उसको बोलना होगा कि भाई मैं तेरे को मशीन भेज रही हूँ, टेंशन मत ले, मशीन में कुछ भी खराबी हुई ना तो मैं तुझे ठीक करके दूंगी फ्री में। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है,
क्या श्वेता अपना पूरा फैक्ट्री लेके जा सकती है उस दूसरे देश में? हाँ सपोज करो सर। इसने एक्सपोर्ट किया था, सपोज करो यूएस में, क्या श्वेता यूएस में अपनी फैक्ट्री लेके जा सकती है सिर्फ वो रिपेयरिंग करने के लिए? नो सर। नो सर। क्या करेगी श्वेता? उनको वापस मंगाएगी किसमें? इंडिया में। तो देखो यहाँ पे क्या है, गुड्स फॉर रिपेयर। रिपेयर के लिए हमने अब्रॉड से इंडिया में री इम्पोर्ट किया है। अगर वो भी हमने 3 साल या एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर किया है, उसमें कुछ वापस नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिपेयर कर रहे हैं, तो चलेगा। उस केस में कितना कस्टम बनना पड़ेगा? देखो, ड्यूटी लिवाइबल ऑन वैल्यू इज इक्वल टू fair cost of repairs carried out including cost of material used in repairs, whether such costs are actually incurred or not. Insurance and freight charges both ways. अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मशीन आपने कितने का बेचा होगा, भाड़ में गया। चलो आपके लिए एग्जांपल लेते हैं कि मशीन इसने बेचा होगा श्वेता ने 10 करोड़ का। अब श्वेता ने तो वारंटी दिया है 2 साल तक, कुछ वो तो फ्री में करके दूंगी। श्वेता उसको फ्री में करके दे रही है, लेकिन श्वेता का यहाँ तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लग ही रहा होगा, मशीन को उठा के लेके आने का, उस पर लेबर वर्क करने का। तो वो जो यहाँ पे क्या लिखा है, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कि अगर ये काम श्वेता वारंटी में नहीं करती तो कितना चार्ज करती? सपोज करो श्वेता चार्ज करती 5 लाख रुपए, तो बस वो जो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है उसी पे हम लोग कस्टम चार्ज करेंगे, ना कि पूरे मशीन के 10 करोड़ के वैल्यू पे। समझो? Yes, sir. यस सर। ओके। नेक्स्ट है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री-इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। अब ये क्या है? फॉर repairs or reconditioning within 3 years from the date of exportation. In case of Nepal, such re-exportation takes place within 10 years from the date of exportation. नॉर्मल कंट्री के लिए 3 साल का टाइम दे दिया और नेपाल के लिए 10 साल का। और for reprocessing or refining or remaking or other similar process within 1 year from the date of exportation. अब यहाँ देखो ध्यान से, ये पर्टिकुलरली अपने इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम देने के लिए चीज बनाया गया है, और ये प्योर रिपेयर्स की बात करता है। आपने क्या किया, कोई गुड्स ये, अच्छा सुनो, थोड़ा सा अपने उल्टा पुल्टा कर दिया, ध्यान से सुनो। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, सारा एक्सप्लेनेशन राइट है, पर थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने उल्टा कर दिया। ये एग्जाम्पल नीचे सूट होगा, इसमें हल्का सा उल्टा कर दो। क्या लिखा है? गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रॉड एंड री इम्पोर्टेड बाय द सेम पर्सन विद इन 3 years। यहाँ पे श्वेता वेता यहाँ की नहीं, इंडिया के बाहर की है, ठीक है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने मशीन बाहर भेजा था, किसके लिए? रिपेयर करने के लिए, और हमको मशीन को 3 साल में वापस इंडिया में लेके आ जाना है। लेकिन जो रिपेयर्स का कॉस्ट होता है वही फेयर कॉस्ट पे हम लोग को कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। समझा क्या? सिर्फ एग्जाम्पल उल्टा करना है, बाकी वही एग्जाम्पल सेट है। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। ओके। अब ये वाला एग्जैक्टली वो है जो हम ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुए हैं? इंडिया में। अब हमने वही वारंटी देने के लिए वापस इंडिया में इंपोर्ट किया है। 3 साल के अंदर अंदर हमने रिपेयर किया। इन केस ऑफ नेपाल 10 साल हो गए, या फिर कोई और रीप्रोसेसिंग करने के लिए हमने किया, फॉर रीप्रोसेसिंग और रिफाइनिंग और रीमेकिंग और अदर सिमिलर प्रोसेस विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। तो देखो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी क्या बोल रहा है? नील, कुछ नहीं चार्ज करेगा। लेकिन कब? Such goods are exported within 6 months from the date of their re-importation or such extended period not exceeding further period of 6 months as a commissioner। मतलब नॉर्मल पीरियड कितना है? 6 months, और ये बाकी 6 months क्या है? दिस इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंशन का पीरियड। वीडियो कॉल काढ्या पण देख रहा ना,
लेक्चर में तो ध्यान है नहीं तुम्हारा। ओके, सो ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल में है क्या। अब अपन एग्जाम ले लेते हैं, प्रतीक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रतीक कहाँ का है? इंडिया का। प्रतीक ने एक्सपोर्ट किया कोई गुड्स, सपोज करो इसने एसी एक्सपोर्ट किया। अब जो ये एसी एक्सपोर्ट किया, इस पे इसने 2 years का वारंटी दे दिया। अब क्या हुआ, एसी खराब हुआ, तो एसी वापस इंडिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं। वापस इंडिया में एसी को री इम्पोर्ट कर दिया, क्योंकि हमको वारंटी में ठीक करके देना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट क्या बोलता है, भाई तूने तो एक्सपोर्ट किया था, तू वापस इंडिया में लेके आ गया। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अरे साहब सिर्फ रिपेयरिंग के लिए इंडिया में लाया हूँ, वापस दे दूंगा। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अच्छा सिर्फ रिपेयरिंग के लिए लाया है ना, ठीक है जा, हम तो उस पर कस्टम चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने में रिपेयर करके एसी वापस यूएस में भेज देना। साहब मेरा थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, प्लीज थोड़ा एक्सटेंशन दे दो, ठीक है, और 6 महीना दिया, मैक्सिमम 1 साल के अंदर एक्सपोर्ट वापस कर देना। नहीं किया तो जो एसी पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, वही कस्टम ड्यूटी हम लोग तेरे पे चार्ज कर देंगे। समझा क्या सेक्शन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रहे, ये 12 months हमेशा नहीं होता, 6 months का ही टाइम मिलता है रिपेयर करके भेजने का। तुमको और 6 months चाहिए तो कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास, और वो मे अलाउ, उसका मन करेगा तो अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन ये कब होगा नील, जब असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम का सेटिस्फाई हो जाएगा एज रिगार्ड्स आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स। ऐसा नहीं हो, तुमने भेजा था एक्सपोर्ट में एसी, वापस इंडिया में टीवी मंगाया रिपेयर करने के लिए, तो बोला ये थोड़ी चलेगा भाई, जो एक्सपोर्ट किया था वो इंडिया मंगा के रिपेयर करेगा तो ठीक है, कुछ और कर रहा है तो भाई फिर हम तेरे को ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, फिर तेरे को चुपचाप पूरा इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखो नाम भी कितने अच्छे हैं, जेटसम, फ्लोटसम, टिरिलेक्ट एंड ब्रिकेज। अब सर क्या है ये, देखो ध्यान से, ये सब आ सकता है कभी भी ऑब्जेक्टिव में। जेटसम, these are the goods which are intentionally thrown in the sea for protecting the vessel in bad weather conditions। अब देखो ये चीज क्या कहती है। कई बार आपने ना किसी टीवी प्रोग्राम में या मूवीज में देखा होगा, एक शिप होता है, एक जहाज होता है, वो जा रहा होता है, और रास्ते में ना कैप्टन को लगता है कि जहाज बहुत हैवी हो गया है और ये पानी में डूब सकता है। तो कैप्टन क्या कहता है, कुछ सामान आप लोग जरा शिप में से खाली करके पानी में फेंक दो, क्योंकि वरना शिप डूब सकता है। तो ये जो गुड्स है ना, जो इंटेंशनली, इच्छा से पानी में फेंक दिए जाते हैं, किस लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द वेसल इन बैड वेदर कंडीशन, उन गुड्स को क्या कहा जाता है, जेटसम। समझो कि नहीं? Yes, sir. अब देखो फ्लोटसम क्या होता है। These are the goods remaining afloat when the ship has, अरे ये तो आधा अधूरा लिखा है, एक सेकेंड, फ्लोटसम, चलो इसको 2 मिनट बाद देखते हैं फ्लोटसम को, मैं डिक्शनरी मीनिंग ही देखता हूँ इसका। मीनवाइल ये देखो डी रिलेक्ट क्या होता है, डी रिलेक्ट, इट मीन्स एनी बोट और वेसल और स्टीमर लेफ्ट इन द सी अनअटेंडेड। जैसे
अपन सबने टाइटैनिक मूवी तो देखा है जीवन में, हाँ सर। है ना? ये टाइटैनिक शिप के अंदर जब टाइटैनिक के जो लोगों को बचाने के लिए गए थे, तो टाइटैनिक शिप को बचाया था या लोगों को बचाया था? लोगों को। लोगों को ना, लोगों को। मतलब शिप तो छोड़ दिया था हमने उधर ही सेफ्टी के लिए। तो वो उस तरह का चीज, कोई भी बोट, कोई भी वेसल, कोई भी स्टीमर जो हमने दरिया में ही छोड़ दिया अनअटेंडेड, कोई कैप्टन अलॉट नहीं किया, पड़ा ऐसे ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीरेलिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है व्रिकेज। इफ एनी boat, steamer or vessel gets destroyed in any accident, the broken parts thereof are referred as wreckage. अब देखो, ऊपर वाले टाइटेनिक को चाहो तो शिफ्ट करके नीचे ले आ सकते हो, क्योंकि अपने को पता टाइटेनिक आज भी पड़ा तो है पानी में, लेकिन टूटा फूटा पड़ा है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे हम कह देते हैं वीकेज। तो डिरेक्ट क्या होता है? कोई जहाज हमने ऐसे ही पानी में छोड़ दिया, वो पानी में पड़ा ऐसे ही तैर रहा है, कोई नहीं है उसके आगे पीछे, तो वो क्या हो गया? डिरेक्ट हो गया। अब बच गया अपना फ्लोटसम। फ्लोटसम देखते हैं, रुको। ओके, फ्लोटसम सिंपल है। These are goods remaining afloat when the ship has, तो ये समझ लो, फ्लोटिंग गुड्स जब शिप सिंक कर जाता है या शिप डूब जाता है। अब ये क्या चीज है? वो जो टाइटैनिक था, टाइटैनिक जब वो डूब गया था, बहुत सी चीजें तो अंदर पानी के अंदर दब गई है, लेकिन कुछ चीजें पता है तैर के ऊपर आ जाती हैं। तो वो जो कुछ चीजें तैर के ऊपर आ जाती है उनको क्या बोलते हैं? फ्लोटसम। फ्लोट कर रहा है, कोई चीज फ्लोट कर रहा है। समझ में आया? तो जेटसम क्या है? हमने खुद ने उन पर्टिकुलर गुड्स को भेज दिया, हमने खुद ने उन गुड्स को भेज दिया है। व्हाट इज फ्लोटसम? गुड्स आर फ्लोटिंग इन द सी। डिरेक्ट, अनअटेंडेड छोड़ दिया है, एंड ब्रेकेज इज एक्सीडेंट की वजह से ब्रोकन वहीं पे रह पार्ट्स गया। रहता है। Yes. Now, if any of these goods arrive or are brought in India, then the person claiming title to such goods is liable to pay duty as if these are imported goods. अब देखो ये चीज क्या है? एग्जाम्पल, जो वो टाइटेनिक डूब गया था, सपोज करो प्रतीक वहां पे जाता है पानी में तैरते तैरते, कोई सामान ढूंढता है टाइटेनिक के अंदर जाके, या फिर कोई सामान जो ऊपर तैर रहा है उसको उठा के ले आता है। एक बात बताऊं, उठा के तो ले आएगा, लेकिन पानी से आएगा वापस, तो पानी के एंड में कौन मिलेगा? कस्टम अथॉरिटी। कस्टमर। अब ना कस्टम अथॉरिटी इसको बोलता है, प्रतीक क्या लाया है, दिखा जरा। तो प्रतीक ने एक ताज दिखाया, ताज। सर ये ताज लाया हूँ मैं तो डिपार्टमेंट बोलता है हाँ बेटा ला, कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी दे। वो बोलता है अरे अरे सर मैंने इंपोर्ट नहीं किया है सर, मेरे पास तो बिल भी नहीं है सर इसका, मैं तो तैरने गया था, मेरे को मिला उठा के लेके आया। तो बेटा उठा के लाया ना, लेकिन तू तब तक तो इंडिया के बाहर था, ये अब तू इंडिया के सर जमीन पे लेके आना चाहता है, बेटा कस्टमर बना पानी में फेंक दे, काम कर। तो समझा कि इन गुड्स में किस तरह से हाँ कस्टम चार्ज सर। किया जाता है? हाँ सर, समझा। ओके, नेक्स्ट क्या है? अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी वैल्यू ऑन डैमेज गुड्स। अब ये क्या है? If the goods are damaged at any time before removal for home consumption and such damage result in reduction in the value of the goods, then the duty liability of the importer will be reduced in the proportion of the duration of goods. सिंपल सी कहानी है, आपके गुड्स आ गए, 1 लाख रुपए के गुड्स आपने इंपोर्ट किए, लेकिन होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री भरने के पहले ही 10,000 के गुड्स ना डिस्ट्रॉय हो गए वहीं पे पड़े पड़े।
तो बताओ वो 10 पे भी आपसे कस्टम मांगना चाहिए डिपार्टमेंट को? नहीं ना। तो बस वही लिखा है। अबेटमेंट No, मतलब sir. क्या है? कैंसिलेशन या माफ करना। वो बोल रहा है ड्यूटी माफ कर देंगे किस गुड्स पे? डैमेज गुड्स पे। जो कुछ डैमेज हो गए उसका हम कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, माफ कर देंगे। तो यही 90,000 पे तुम क्या भरो? कस्टम ड्यूटी भर दो। ओके। remission of duty. If any of the imported goods are lost before they are being removed from home consumption, then the duty liability for such goods will not be on the importer. अरे भाई सिंपल सी कहानी है। तुमने 10,000 के गुड्स मंगाए थे इंपोर्ट करके। अब तुम गए कस्टम अथॉरिटी के पास, लाओ सर मेरे गुड्स आए हुए दे दो। और तो ऑफिसर ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है। तो ऑफिसर क्या बोलता है? यार लग रहा है कि गुम हो गए यार, ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहे। पर एक काम करो, गुड्स तो नहीं मिल रहे ना, 10,000 के तुम्हारे गुड्स थे, उसमें ना 1,500 रुपये का कस्टम बनता है, लाओ दे के जाओ। बताओ ऑफिसर ऐसा बोल सकता है क्या? नो सर। नहीं बोल सकता है ना। No, गुड्स ही नहीं दे sir. रहे, तुम कैसे कस्टम मांग लोगे? वही वहां पे लिखा है कि अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए हैं उसको उठाने या निकालने के पहले, तो ड्यूटी लायबिलिटी फॉर सच गुड्स विल नॉट बी ऑन इंपोर्टर। इंपोर्टर क्यों भरेगा भाई? आगे देखो। If any of the goods not intended to be removed by the importer for home consumption and transferred by the importer in the favor of commission of customs in writing, the importer shall not be liable to pay duty on such goods. It is to be noted that any goods in respect of which an offence has been committed under the act cannot be transferred in the favor of commissioner. Oh, ये देखो ध्यान से, नोट बाद में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। लुक एट दिस पॉइंट नंबर 2। क्या बोल रहा है? अब सपोज करो आपने एक बॉक्स इंपोर्ट किया। सपोज ये बॉक्स आपने इंपोर्ट किया 100 रुपए का। अब आपने इस पे कस्टम ड्यूटी भरने की इच्छा नहीं रखी, आप चुपचाप चोरी चोरी गुड्स को लेके आ रहे थे एयरपोर्ट से। अब कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया, कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया। अच्छा, अब जब इसने पकड़ लिया, सपोज करो इस गुड्स पे ना कस्टम ड्यूटी 60% है, तो डिपार्टमेंट कस्टम ड्यूटी कितना मांग लेगा? 60 रुपया। अब डिपार्टमेंट को संगीन लगा तो 10-20 रुपये पेनल्टी भी मांग सकता है, बोलेगा लाओ 80 रुपये दे दो। नाउ इस केस में व्हेन यू वर प्लानिंग कि ये गुड्स हम लोग को फ्री में आ जाए, 80 रुपये का कस्टम भरना पड़ जा रहा है। गुड्स कितने का बन जाएगा? 180 का। यही गुड्स हो सकता है कि इंडिया में ऑलरेडी 50, 60, 90, 100 रुपये का मिल रहा हो। तो अब कोई सेंस बनता है क्या कि यहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी 80 रुपया भरे और फिर इंडिया में लेके आए उन गुड्स को? नो सर। नहीं। अब देखो यहाँ तो फिर भी सेंस बनता है कि चलो 20 रुपये का फायदा है। कई बार ऐसा होता है कि 100 रुपये का गुड्स है, इस पे कस्टम ड्यूटी है 200 रुपया, तो गुड्स कितने का बन गया? 300 का। अब है ना, आपने इन गुड्स को इंपोर्ट क्यों किया होगा तुम सोच रहे होंगे। हो सकता है इंपोर्ट करने के पहले ये गुड्स इंडिया में 400 का मिल रहा हो, तो हमने क्या सोचा, चलना 300 का 400 में बेच दूंगा। लेकिन आपने जैसे इंपोर्ट का प्रोसेस चालू किया, इंडिया में इस गुड्स का वैल्यू ना 200 रुपये हो गए। अब इंडिया में 200 के हो गए, तुम 100 का मंगा के 200 वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भरोगे, सेंस क्या बनता है? तो तुम क्या सोचोगे? तुम अपने गुड्स को ना कमिश्नर ऑफ कस्टम के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे। साहब राइटिंग में, सर ये गुड्स मैंने मंगाए थे, मेरे को नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं? अरे नहीं चाहिए साहब, रखो आप रखो, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये जो मेरे को नहीं चाहिए, मैं जो गुड्स ले ही नहीं रहा, क्या मैं उस पर भी कस्टम ड्यूटी भरूंगा? नो सर। बस वही लिखा है, द इम्पोर्टर shall not be liable to pay duty on such goods। समझियो? लेकिन तो क्या हाँ नोट सर क्या है? समझा। नोट क्या है? इट इज नोटेड दैट एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एन ऑफेंस। अच्छा ये वीडियो बंद होने वाला है, वापस सेम लिंक पे आ जाना सब लोग तुरंत। ओके सर। ओके। Okay, sir. It is to be noted that any goods in respect of which an offence has been committed under the act cannot be transferred in favor of commissioner। अरे भाई तुमने कोई ऑफेंस किया, जैसे एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड की स्मगलिंग करना अलाउड है क्या?
नो सर। तुम अपने पेट खुलवा के ऑपरेशन करके उसमें सोना रख के इंडिया में लेके आ रहे हो, कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया, अब तुम पता है क्या बोलते हो, साहब मेरे को ना कस्टम नहीं भरना है, मेरे को पेनल्टी से भी माफ कर दो, आप एक काम करो ये गुड्स सोना रख लो, आप मेरे को नीचे सोना। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, सोना तेरे को वैसे हम लोग वापस नहीं दे रहे, सोना तो तेरा गया, कस्टम भी भर, पेनल्टी भी भर और जेल भी जा। ठीक है, तो जो गुड्स आप ऑफेंस कर रहे हो, जो इलीगल चीज